हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्री। जो आज का चैप्टर है हमारा वो क्लास 10th का द फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये एक स्टोरी है एनी फ्रैंक की। स्टोरी नहीं कहेंगे इसके लिए, हम इसके लिए कहेंगे बायोग्राफी, ठीक है, आत्मकथा। ये एनी फ्रैंक की स्टोरी है। जैसा कि इसको पढ़ने से पहले कुछ हम आपके लिए इन शॉर्ट में बता दें। आप सभी लोगों ने क्लास 9th में सभी ने एसएसटी में नाजिज्म पढ़ा है नाजिज्म आइडियोलॉजी, ठीक है। तो उसी आइडियोलॉजी के टाइम पे जब ये नाजिज्म का टाइम चल रहा था, यानी जब हिटलर का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे एक ऐसी लड़की थी जो कि एनी फ्रैंक थी। उसकी कहानी है कि किस तरीके से उसने एक अपनी डायरी लिखी और किस तरीके से वो अपने आप को अलोन फील करती थी। तो बिफोर यू रीड एंड आप ये देख सकते हैं, यू कैन सी दिस पिक्चर। ये आपकी जो पिक्चर है ये आपके एनी फ्रैंक की है। किसकी पिक्चर है? एनी फ्रैंक की। ओके, अब देखते हैं स्टोरी को। एनिलीज मैरी, एनी फ्रैंक का पूरा नेम जो था, ये क्या नाम था उसका? एनिलीज मैरी एनी फ्रैंक, जिनको इन शॉर्ट में कहा जाता है। इनका ये डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, डेट टाइम लिखा हुआ है 12 जून 1929 टू February/March 1947। इस टाइम तक का 1929 टू 45 तक का ये आपको क्या बताया गया है, टाइम पीरियड का बताया गया है, जो अपनी ये डायरी में नोट करती है, ठीक है। और वो डायरी क्या होती है वो अभी आपको आगे पता चलेगा, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। ये एक जर्मन में जो ये थी, एक जर्मन थी, ठीक है, जर्मनी में ये बॉर्न हुई थी। आप सभी को पता है जो नाजिज्म आइडियोलॉजी थी वो कहाँ की थी भाई? जर्मन की थी कि नहीं थी? और जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है, उन सभी के लिए पता होगा नाजिज्म क्या है, ठीक है, आइडियोलॉजी क्या है। और जिनको नहीं पता है तो वो प्रीवियस क्लास में अटेंड करते हुए आए होंगे, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ देखिए, वॉर्न ज्वेस गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन द एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन द World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazism gained power in the Germany, but were trapped when the Nazis' occupation extended into the Netherlands. अब देखिए क्या होता है, ये एनी फ्रैंक जो होती हैं जर्मन में पैदा होती हैं, ठीक है, जर्मनी में ये पैदा होती हैं, जो कि ये कैसे नेशनलिटी इनकी क्या होती है, जर्मन होती है। एक ज्वेस गर्ल थी। ज्वेस गर्ल आप समझ सकते हैं, जो मतलब कहना चाहिए गोरे होते हैं ना, और ब्राउनिश उनकी आइज़ होती हैं, लाइक दैट। और इनकी फैमिली से ये अपनी फीलिंग्स जो है सभी अपनी फैमिली मेम्बर से क्या होती है, छुपाई हुई होती हैं। ये टाइम है किसका? ये किस टाइम की बात हो रही है? वर्ल्ड वार सेकेंड की बात हो रही है। सभी ने पढ़ा हुआ है, जो क्लास 10th में है उन सभी ने पढ़ा हुआ है वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकेंड के बारे में। और ये बात हो रही है वर्ल्ड वार सेकेंड में। तो उस टाइम पे आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से हिटलर ने पूरे जर्मनी में, फ्रांस में, सब जगह क्या आतंक मचा के रखा हुआ था, और सभी के लिए क्या होना पड़ रहा था, ट्रांसफ़र होना पड़ रहा था। तो ये जर्मनी से कहाँ हो के आए थे? नीदरलैंड इनका ट्रांसफ़र हुआ, मतलब ये लोग वहाँ से यहाँ भाग के आए। क्यों? क्योंकि उस टाइम नाजिज्म बहुत ज़्यादा पावर में आ गया था। और आपको पता है कि वो यहूदियों को सबसे ज़्यादा उससे क्या हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी। को मतलब यहूदियों को प्रॉब्लम हुई थी नाजिज्म से। नाजिज्म आइडियोलॉजी थे, और जो नाजिज्म आइडियोलॉजी थी वो किसकी थी, ठीक है, हिटलर की थी। आफ्टर दैट देखिए ये लोग आ गए थे एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड का एक सिटी है, ठीक है, वहाँ ये लोग शिफ्ट हो गए थे। आगे देखते हैं हम जर्मनी, ठीक है, बट ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इन द नीदरलैंड। अब देखो क्या हो गया था भाई, अब कहीं जाएंगे वहाँ आपका ऑक्यूपेशन तो होना ही चाहिए, तो उसके कारण लोगों को वहाँ से भी क्या होना पड़ा, शिफ्ट होना पड़ा। एज परक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज। ये ज्यूइश जो थी, अभी हमने आपको ज्यूइश बताया, ज्यूइश पॉपुलेशन जो थी ये धीरे धीरे वहाँ क्या हो रही थी, यहूदी जो आपका रिलीजन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। And then the family went into hiding in July 1942 in hiding rooms in her father Otto Franks. जो एनी फ्रैंक है उनके फादर का नेम था ऑटो फ्रैंक्स। क्या नाम था उनके फादर का नेम? ऑटो फ्रैंक्स। अब ये क्या हो रहे थे, हो क्या रहा था इसमें, जो हिटलर था, हिटलर क्या कर रहा था, यहूदियों को मारने पे तुला हुआ था। किस लिए तुला हुआ था? मारने पे। आप सभी को पता होगा ये हिटलर ने जो जर्मनी पे उसके लिए जब उसने सेकेंड वर्ल्ड वार वो किया था,
ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको पता होगा उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए थे, खुदवाए थे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्यों खुदवाए थे? उसने इसलिए खुदवाए थे उन लोग के लिए जिससे यहूदियों को, ज्यूस को मार मार के वो उसमें डायरेक्ट डालता जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि उसको मतलब कहना चाहिए पहले मारेगा और फिर गाड़ेगा, नहीं, उसने तो ये कर दिया था, उसको गड्ढों में डाल के और वहाँ उसने इलेक्ट्रिक पावर्स जो थे, इलेक्ट्रिक जो आपके वायर्स होते हैं ना, उनको डाल दिया था कि उससे ही व्यक्ति चला जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग भी ज्यूस थे, ठीक है। तो इनको अपने आप को बचाने के लिए क्या करना पड़ा? खुद को हाइड करना पड़ा हिडन रूम्स में। हिडन रूम्स तो सभी जानते हैं भाई, बताने की आवश्यकता है नहीं हमें। और इनके फादर कौन थे? ऑटो फ्रैंक्स, ठीक है। इनकी फैमिली में 30 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 30। और ये लोग कहाँ छुपे थे? ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह में छुपे थे। अब देखते हैं आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 वर्ष तक ये कंटिन्यूसली क्या हुए? छुपे रहे। उसके बाद देखिए द ग्रुप वॉज बिट्राइड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। अब भी मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बारे में, और आप सभी को ये भी पता होगा। फिर से उसके प्रीवियस चैप्टर के ऊपर जाइएगा आप लोगों को पता होगा किस तरीके से उसने लोगों को क्या किया था? बिट्रे किया था, धोखा दिया था। किसने? हिटलर ने, ठीक है। उसने हमने आपको बता दिया है कि किस तरीके से उसने इलेक्ट्रिक वायर वगैरह डाल दिए थे जिससे लोग मरे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ इसकी सिस्टर्स भी थी, एनी फ्रैंक की, वर्जिन वेल्सन जो थी कुछ ही दिनों में, मतलब इस तरीके से। मार्गोट फ्रैंक, हर फादर ऑटो एंड द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। अब क्या थे? जो मार्गोट फ्रैंक थे, जो कहना चाहिए जो आपके एनी फ्रैंक की हैं, उनके ही फैमिली मेम्बर्स थे, और उनके फादर जो थे एनी फ्रैंक के, वो ऑटो थे। इन लोगों ये ही जो थे आर्मी से बिलोंग करते थे। किससे बिलोंग करते थे? आर्मी से। और आप सभी को पता है कि जो जो आर्मी से बिलोंग करता था ज्यूस रिलीजन में, ठीक है, जो यहूदियों में उससे बिलोंग करता था, क्या कहते हैं, आर्मी से बिलोंग करता था, उसके लिए तो स्पेशली जो था हिटलर क्या कर देता था? डायरेक्ट शूट ऑन कर देता था, ठीक है। जिससे क्या होता था? वो मारे जा रहे थे। और उसका एक ही एम था कि उसके लिए जर्मनी को क्या करना है? ज्यूस रिलीज़ करना, मतलब उसको हटाना था प्रॉपरली। और उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा क्या चल रहा था? एम्स्टर्डम में वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो उससे कुछ लोग लौट के भी आए थे, मतलब कुछ सैनिक जो थे, कुछ आर्मी मेंबर्स जो थे, रिटर्न भी हो गए थे अपने वार को मतलब वार एंड करने के बाद। अब देखिए उसमें कई लोगों ने अपनी देखिए, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, कन्विंस्ड that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name of the diary of a young girl। अब ये बात है उस टाइम पे जो इन लोग की फैमिली में, ये हमने अभी आपको बताया एनी फ्रैंक, उस टाइम ये शायद 13 वर्ष की रही हैं, 13 वर्ष की थी। उस टाइम पे इन्होंने एक डायरी नोट करी थी कि क्योंकि वो भले ही उनकी फैमिली में 30 मेंबर्स थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कैसा फील करती थी? अकेला फील करती थी। और वो अपनी फीलिंग जो थी किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। और 13 वर्ष की बच्ची की कोई फीलिंग सुनना भी पसंद नहीं करेगा। इस कारण से उन्होंने एक डायरी नोट करी। और वो डायरी क्यों नोट करी? उसके लिए गिफ्ट की गई थी वो डायरी, जिसका नाम उन्होंने रखा था, एनी फ्रैंक ने उसका नाम रखा था किटी। क्या नाम रखा था? किटी। अब इसको कोई कैट मत समझ लेना, ठीक है। तो किटी जो है उनकी डायरी का नेम होता है। और वो डायरी जो है वहाँ के कहना चाहिए आर्मी मेंबर्स को मिल गई थी, क्योंकि देखिए पहले ये कुछ लॉकर्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो वो ज़मीन के अंदर उसको दबा के रखा जाता था। तो उसी के कारण वो एक मतलब उनको रिकॉर्ड मिला। तो उन्होंने बोला जो यूनिक रिकॉर्ड है उसके लिए क्या कराना चाहिए? पब्लिश्ड कराना चाहिए, ठीक है। देखिए अब ये डायरी के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ दी गई है, तो देख लीजिए। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। देखिए इधर क्या हुआ था, एनी फ्रैंक जो है उसको ये डायरी उसके 13th बर्थडे पे गिफ्ट की गई थी। क्यों की गई थी? सभी को पता है पहले के लोग जो थे, आज के टाइम के भी लोग लिखते हैं डायरी, बट उतना नहीं रखते हैं, मतलब ऑफलाइन रिकॉर्ड कोई नहीं रखता है, लेकिन पहले के लोग देखो लिखते हैं। आप सभी को ये भी पता होगा कि जो हिटलर था उसने भी अपनी खुद की डायरी लिखी थी, है ना, जब उसने कर्सिया से वो जा रहा था कहना चाहिए इंडिपेंडेंस लेने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए। तो उसने 12 जून 1942 से अपनी लाइफ के
क्रॉनिकल्स मतलब होता है क्रम अनुसार, जो एक करके एक के बाद एक जो भी इवेंट्स उसकी लाइफ में होते गए वो उसके लिए रिटन करती गई, ठीक है। और जब तक उसने लिखा, जब तक कि वो क्या नहीं हो गई, एंड नहीं हो गई, उसकी जो फाइनल एंट्री है उसकी डायरी पे, मतलब लास्ट जो उसने नोट किया है वो किया है 1 अगस्त 1944 का, ठीक है, उसका रिकॉर्ड है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और ये जो उनकी बुक्स थी, किसकी बुक्स थी भाई? एनी फ्रैंक की। एनी फ्रैंक की जो बुक थी वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइडली मोस्ट वाइडली रीड बुक्स में से एक हो गई है, ठीक है, जो कि डच लैंग्वेज में तो लिखी है, जर्मन लैंग्वेज में तो लिखी है, और कंट्री की मतलब कहना चाहिए वर्ल्ड की मैनी लैंग्वेज में भी उसको क्या किया गया है, रोट किया गया है, ठीक है, लिखा गया है। और उनके ऊपर कई फिल्म्स भी बनाई गई हैं। किसके ऊपर बनाई गई हैं? एनी फ्रैंक के ऊपर। देखिए, देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन्स एंड थेरेटिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ऑपरा बेस्ड ऑन द डायरी। और उनके ऊपर कई ऐसे प्रोडक्शंस, थियोरेटिकल प्रोडक्शंस बने, सब कुछ मतलब उनकी डायरी पे बेस्ड है, जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया। आपके लिए हम बता दें कि अभी जो ये चल रहा है, ये हमारा इंट्रो चल रहा है उस डायरी के बारे में, एनी फ्रैंक के बारे में। अभी उन्होंने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा है वो सब का सब आपको नीचे मिलेगा, ठीक है। देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क एज ऑफ अ मेच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। जैसा कि मैंने अब भी बता दिया, ऊपर बता के आए हैं कि उस डायरी में किसके बारे में ज़्यादा लिखा है, कि उसकी डेली लाइफ के बारे में बताया गया हो, किस तरीके से नाजिज्म का जो अफेक्ट फैला हुआ था पूरे जर्मनी में, उसके बारे में बताया गया है। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims। और एनी फ्रैंक जो थी बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड, मतलब कहना चाहिए उस टाइम पे उपलब्ध रहने वाली, और एक बहुत ही बड़ा विक्टिम था, मतलब कहना चाहिए गवाही के तौर पे उस टाइम की नाजिज्म में किस तरीके से वो उन्होंने अपना लाइवलीहुड लिव किया, सारा का सारा उस डायरी में बताया गया है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया ये। अब यहाँ ये आपकी आती है एक्टिविटी। इस चैप्टर में ये एक्टिविटी है, तो ये बेसिक एक्टिविटी है जो कि आप खुद से बताएंगे, ये आपको क्लास में नहीं बताया जाएगा, ना ही आपको टीचर के थ्रू आपको ये सॉल्व करना है। ये आपको सेल्फ स्टडी है, सेल्फ इसके लिए क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इसके आगे आपका स्टार्ट होती है डायरी, ठीक है, कि किस तरीके से उन्होंने डायरी में वो सब चीज़ें लिखी। तो ये जो आपकी डायरी का जो आपका मेन पोर्शन है ये आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन बाय।